माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 381 श्री संजय हरिभाऊ जाधव। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 381। माननीय मंत्री महोदय, जवाब पटेल पर रखा। माननीय सदस्य, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से 6 लाइन हो 8 लाइन के रास्ते मंत्री महोदय ने बनाए हैं वो बहुत ही गौरवशाली है। उनके बारे में मैं यहाँ पे जगतगुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने एक अभंग कहा है, उनके बारे में कहना चाहूंगा कि शुद्ध बीजाच्या पोटी फळे रसाळ गोमटी, मुखी अमृताची वाणी, देह देवाचे कारणी। ऐसा महाराष्ट्र का ये सुपुत्र है जिन्होंने पूरे देश भर में एक अच्छा काम किया है। जब भी रास्तों के बारे में नाम लिया जाएगा तो गडकरी साहब का नाम लिया जाएगा। मैं गडकरी साहब से विनंती करूंगा कि ऐसा ही एक तिरुपति बालाजी और हैदराबाद जाने के लिए परभनी से नांदेड़, नरसी और देगलूर ये रास्ता अगर 6 लाइन बनता है तो महाराष्ट्र में मराठवाड़ा ही नहीं तो विदर्भ के लोगों को भी तिरुपति जाने में आसानी होगी। ये आप रास्ता बनाएंगे क्या? और दूसरा मेरा सवाल है कि पूना एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, वहां जाने के लिए मराठवाड़ा से नहीं तो खानदेश हो, विदर्भ हो और उसके साथ में पूना नगर के जैसा वहां पे बहुत बड़ा जाम होता है 12 महीने, तो ये संभाजी नगर से पूना और परभनी से पूना जाने वाला अगर रास्ता ये 6 लाइन बनता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम आपके माध्यम से होगा। ये आप करेंगे क्या, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पुणे से औरंगाबाद संभाजीनगर ये महत्वपूर्ण रास्ता है जो पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा को जोड़ता है और इसमें विशेष रूप से ये पुणे ये ऐसी सिटी है कि पूरे महाराष्ट्र का मुंबई के साथ जैसा संबंध है वैसे पुणे के साथ है और इसलिए हमने इसके ऊपर एक मार्ग निकाला है कि पुणे से अहमदनगर औरंगाबाद जो रास्ता था इसका जो मॉडल था ये हमने ईपीसी में रोड बनाया है और एक नई ग्रीन अलाइनमेंट तैयार की है पुणे से औरंगाबाद संभाजीनगर। और ये पुराने रोड का टोल जो है वो जो ये काम करेगा उसको हम देंगे, वो उसको मॉनिटाइज करेगा, सिक्योरिटाइज करेगा और उससे लैंड एक्विजिशन करेगा नए एक्सप्रेस हाईवे के लिए और नया हाईवे बनाएगा। तो पुणे से औरंगाबाद ये जो 15,000 करोड़ का नया हाईवे है इसको हमने अलाइनमेंट पक्की की है। मॉडल ये अभिनव मॉडल है जिसमें सरकार का 1 रुपया नहीं लगेगा और महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यू कॉर्पोरेशन को दिया है, जिससे पुणे से औरंगाबाद जो आज 6-7 घंटे लग रहे हैं वो पुणे से औरंगाबाद संभाजीनगर 2 घंटे में होगा। अब संभाजीनगर आने के बाद परभणी जाने के लिए काफ़ी रोड्स हैं और ट्रैफिक जैसे बढ़ेगा उसमें और आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई रोड बचा है क्या? माननीय सदस्य, आसन्ना सदस्य के जो मांग है कि परभणी से हैदराबाद, परभणी से नांदेड़ और नांदेड़ से हैदराबाद, तो नांदेड़ से हैदराबाद एक कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं, इंदौर से हैदराबाद ऐसा हाईवे बना रहे हैं, इसका काम शुरू है और ये हाईवे जो है ये नांदेड़ तक आएगा और नांदेड़ के बाद देगलूर से लेकर आगे वो हैदराबाद तक लेकर जाएंगे। पर जहाँ तक परभणी से नांदेड़ की बात है उसमें ऑलरेडी हाईवे है और ट्रैफिक अगर बढ़ता है तो उस हिसाब से उसका विस्तारीकरण करेंगे। ऑनरेबल मेंबर्स सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एक शक्तिपीठ मार्ग महाराष्ट्र में होने जा रहा है। ये शक्तिपीठ के मार्ग में बहुत सारे किसानों की जमीनें का हस्तांतरण होने जा रहा है। पहले ही महाराष्ट्र में 3.25 लाख हेक्टेयर जमीन अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए ली गई है। उसके बाद में अभी 27,000 हेक्टेयर की जमीन ये अभी लेने जा रहे हैं। 86,000 करोड़ रुपए उसकी लागत है। मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जबकि आपके माध्यम से बहुत सारे रास्ते पूरे क्षेत्र को जाने के लिए अच्छे बने हैं, फिर ये शक्तिपीठ मार्ग बनाकर किसानों की उपजीविका खेती पे है, पूर्वजों से चलते आ रहा है। अगर वो जमीनें अगर जाएंगी तो किसान रास्ते पे आ जाएगा, उसको खाने के लिए मोहताज हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि किसानों की जमीनें न रहते हुए ये शक्तिपीठ मार्ग कैंसिल हो सकता है क्या? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शक्तिपीठ मार्ग जो है ये भारत सरकार नहीं बना रही है, ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार का है
और महाराष्ट्र सरकार की योजना है। अब इसको बनाना नहीं बनाना ये महाराष्ट्र सरकार की भावना है, पर आपने जो भावना व्यक्त की है मैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक पहुंचा दूंगा, पर अंतिम का निर्णय उनको ही करना है इसके बारे में क्या करना है। श्री अब्दुल रशीद शेख। थैंक यू सर। जैसा कि ऑनरेबल मेंबर साहब ने कहा, गडकरी साहब के तो सारे फैन हैं हर जगह काम करने के, तो हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट है, क्या आपका विभाग, आपकी सरकार कुपवारा करना रोड और बांडीपोरा गुरेस रोड और कुपवारा केरन रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देगी और उनकी वाइडनिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आप प्रावधान रखेंगे और आप उसके लिए पैसा हमें दे देंगे? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो केवल सीमित है, और इन्होंने सम्माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वो जम्मू कश्मीर के बारे में है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तो विशेष रूप से जो बैकवर्ड स्टेट थे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसमें प्रायोरिटी दी गई नॉर्थ ईस्ट को, उत्तराखंड को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रही है। पिछले बार अध्यक्ष महोदय मैंने आपको भी प्रार्थना की थी कि आशिया की सबसे बड़ी झोजिला टनल जो 12,000 करोड़ रुपए जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो केवल 5,500 करोड़ में बनाकर 5वीं बार टेंडर हुआ, पैसे बचाकर उसका काम 70% पूरा हुआ है। ये कारगिल के पहाड़ी के नीचे है। और मैंने आपको भी आमंत्रित किया है कि सम्मान्य, ये स्टेट ऑफ आर्ट वर्क है, आशिया की सबसे बड़ी टनल है, -8 डिग्री तक टेम्परेचर है, और उस कठिनाइयों में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो पार्लियामेंट की तरफ से आपके नेतृत्व में वहाँ एक बार आप आइए, ये मैंने आपको अनुरोध किया था। और ये जो रोड बता रहे हैं उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने कश्मीर में काफ़ी काम दिया है, और विशेष रूप से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने NHI DCL करके NHI जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और वो अब जम्मू कश्मीर में 105 टनल का काम हम कर रहे हैं। केवल जम्मू से श्रीनगर के उस पर 36 टनल कर रहे हैं, उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे, वो केवल अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा, और कटरा से आकर डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे 6 घंटे में। तो मेरा अनुरोध है कि ये रोड अभी फिलहाल तो राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है, पर आगे में ये सब काम पूरा होते समय इस बात का भी हम एक बार प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट करके उसका अध्ययन करके फिर निर्णय करेंगे। श्री अनूप धोत्रे। धन्यवाद स्पीकर साहेब. माननीय नितीनजी, मी आपले आभार मानतो की आपण नेहमी अकोला लोकसभेचं पालकत्व स्वीकारलं आहे आणि 7 नॅशनल हायवे आपण अकोल्यामध्ये दिले आहेत. माझा आपल्याला प्रश्न आहे की जे 10,300 किलोमीटर 2 लेन हायवे महाराष्ट्रामध्ये आहेत, त्यात मधले काही 4 लेन करायचा प्रस्ताव आहे का? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इसकी घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे देश में टोटल 2 लेन टू 4 लेन करने में 16,000 किलोमीटर करीब 6 लाख करोड़ के काम शुरू है। और आज मैं ये घोषणा करता हूं कि 4 लेनिंग के लिए जो क्वालिफाई होते हैं उसके जो निकष है कि जब PCUs में 2 to 4 लेन करने के लिए 10,500 ये क्राइटेरिया है, वो हम 10,000 करेंगे। 4 to 6 लेन को 22,500 PCUs का क्राइटेरिया है, वो 20,000 करेंगे। और 6 लेन टू 8 लेन के लिए जो 34,000 PCUs का क्राइटेरिया है, वो 30,000 करेंगे। और आज इस सदन में घोषित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आने वाले 2 साल में हम करीब 25,000 किलोमीटर 10 लाख करोड़ रुपए के 2 लेन टू 4 लेन रोड को मंजूर कर रहे हैं। इसमें से 3,500 किलोमीटर का DPR बन गया है, और अब बाकी का जो DPR है 21,500 किलोमीटर का, ये पूरा शुरू करने के आदेश दिए हैं। और 2 साल में एक तो ये काम पूरे होंगे, और ये 10 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट है इसमें काम शुरू हो जाएंगे, जिससे पूरे देश के एक्सीडेंट जो होते हैं
ट्रैफिक के कारण उसमें कमी आएगी और ये काम प्रायोरिटी पे हम करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ। श्री के सुरेश। Sir, Honorable Minister has been given reply that the coverage of the NH in the country, but in Kerala is the national highway is very nominal. Total national highways in Kerala is 12, and total coverage of the kilometers 1,858. This is comparatively other states. This figure is very low. So there are a number of proposals for declaring new national highway in Kerala. So I would like to ask Honorable Minister through you, sir, whether the Kerala government has also submitted a proposal, and also Honorable MPs also submit the proposal to update the national highway. What is? Chairman, sir, in Kerala the situation is totally different. The cost of construction with land acquisition coming to 100 crore rupees per kilometer, and the land acquisition cost is 49 to 50 crore rupees per kilometer. Yes, and previously it was promised by the Honorable Chief Minister that we will contribute 50% cost of the land acquisition, and Kerala government contribute 5,000 crore. But after that it seems to be very difficult, because the budget of the state period of Kerala is actually very less. So that's the problem. Then I called the Honorable Chief Minister, we have a discussion, and after that we compromise the problem, and we already find out the solution by which in the land acquisition, if the government land is there, the state government will give that land to NHAI free of cost. Second thing, the royalty on aggregate, sand and stone will be free. And third is the cost of construction, where we need cement and steel. There is 18% GST, out of which 9% GST is from the state government. And I request them that you should contribute as your contribution in this. Already Kerala government accepted that, and now we are in position to consider the project. Now the problem is that we are constructing from Trivandrum to Kanyakumari. It's a big project, 4-lane. But same time in Kerala it is very difficult, because as far as the urban laws are concerned, the roadside development is everywhere. When any Kerala MP comes to me, he asks me for underpass. Now I am in a position that I am not making road, or I am making the road of underpass. Today I have a meeting with all members of parliament. The people from Kerala, every time every of the members are here, everyone is demanding underpass. It is quite difficult. So still in the situation, it is the duty of the central government and federal character of this country, democratic character, it is the duty that we should not discriminate Kerala. And that's the reason that there is no problem. We actually in Kerala, the total 50,000 crore we have additionally given for the work. And as far as the requirement is concerned, under the criteria which is decided for declaring NH, on the basis of that port connectivity, industrial clusters, religious clusters. Then also yesterday I have a meeting with the member of parliament, and for all that the famous place in religious place in Kerala, we have find out the road solution for that. So we are very positive, and we are very positive, and we will try to resolve the issues. And whenever we need, and which is coming under the criteria of declaration of NH, we will consider all these problems, and we will try to totally support the development of road infrastructure in Kerala. Question number 382, Sri Bajrang Manor Sonwane. महोदय, क्वेश्चन नंबर 382 अध्यक्ष जी उत्तर पटल पर रख दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, आज जो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हो, स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत CSC और IHSL का निर्माण का कोई जो है महाराष्ट्र के सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में CSC और व्यक्ति घरकुल शौचालयों में IHLC के निर्माण का
साल दर साल विवरण क्या है और किसी तुलना राष्ट्रीय औसत के कैसे की जाती है और महाराष्ट्र के किन जिलों में सीएनसी और एचएलसी निर्माण की दर सबसे अधिक और सबसे कम है, इनका सामना जो तुलना है तो देश की तरह कैसे हो सकती है और इसका संभव कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, ये जो ग्रामीण विस्तार में स्वच्छता के लिए ओडीएफ की कल्पना को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो शुरू किया था और पहले ही 5 साल के अंदर करीब 10 करोड़ जितने ये टॉयलेट की व्यवस्था की गई थी। तो उसका परिणाम ये भी आया कि करीब 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदतें बदल दी। उन्होंने ओपन में शौच क्रिया के जाने के बजाय वो ओडीएफ का टॉयलेट का उपयोग करने लगे हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। और उसी के अंदर ओडीएफ को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में कितने टॉयलेट बने हैं उसकी पूरा विवरण उनको संसद जी को माननीय संसद जी को दिया गया है। मगर जब शुरू किया गया था उस टाइम सिर्फ 38 पॉइंट टॉयलेट की व्यवस्था थी और 5 साल के अंदर ही 100% गाँव के अंदर ये व्यवस्था हो गई है। अभी ओडीएफ प्लस मॉडल इसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। करीब 4.5 लाख ओडीएफ प्लस मॉडल भी बन गए हैं और 5.5 लाख ओडीएफ मॉडल बने हुए हैं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। सर, महाराष्ट्र में आईएचएल और सीएससी निर्मित का कितना प्रतिशत कार्यात्मक है और नियमित रूप से बनाए रखा जाता है और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषता मेरे बीड जिले के अंदर सीएससी और आईएचएल की रिपोर्ट की गई है, क्या दर क्या है उसका? हम यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज का विवरण उनको लिखित स्वरूप में उसको पटल पर रखा गया है। मगर जो उसको स्वच्छता का जो काम है उसको अगर स्वच्छता की कोशिश उसको जागरूक करनी है या ना उसको मेंटेन करना है तो राज्य सरकार की जवाबदारी है और राज्य सरकार उसके अंदर अलग अलग फंड से वो व्यवस्था करते हैं। वैसे तो टॉयलेट बनाना भी राज्य सरकार का काम है मगर उनको एक इंसेंटिव देते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये 12,000 रुपया पर टॉयलेट और देने का जो प्रबंधन किया था उसके अंदर 50% राज्य सरकार था, 50% और सेंट्रल गवर्नमेंट का था। और पहली बार 5 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में इतना काम हुआ, ये कभी नहीं हुआ ना कभी होगा, इतना बड़ा काम इसके अंदर हुआ है। श्रीमती भारती पारधी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास की चिंता हमारी सरकार करती है और योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहायता प्रदान करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का विस्तृत उत्तर मुझे दिया है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ चालू वित्त वर्ष में बालाघाट सिवनी जिले में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। साथ ही बालाघाट जिले में भविष्य में क्या स्वच्छता मिशन के तहत सीएससी और आईएचएल के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के मॉडल को अपनाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका प्रभावी क्रियान्वयन कैसे किया जा सकता है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जो टॉयलेट की बात है अभी तक 100% निर्माण हो गया है। जहाँ पर भी अभी कुछ कमी आई है वो ध्यान पे आएगा तो हमारे पास पूरा फंड है और वो फंड का उपयोग जो रुका हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होने से वो अपना फंड अपना हिस्सा देते नहीं है, उसके कारण रुका हुआ है और उसी के कारण हमारे पास भी पैसा बचा हुआ है। हर जिले का विवरण हमने उनको लिखित स्वरूप में दिया है। इसके लिए उनका पर्टिकुलर उनके डिस्ट्रिक्ट का भी क्षेत्र का दिया है। कई सांसदों ने अपने क्षेत्र की बात की है, मगर हम क्षेत्र के आधार पर नहीं करते, हम डिस्ट्रिक्ट के आधार पर उसका विवरण रखते हैं, उसके डेटा रखते हैं और उसको पूरा डेटा हमने दिया हुआ है। अगर एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में वो संसदीय क्षेत्र आता है तो वो दोनों जिले का भी उनको विवरण दिया गया है। तो ये जो काम है वो पूरा चल रहा है। जहाँ भी कमी होगी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से वो काम आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे। मगर ये ओडीएफ के साथ ओडीएफ प्लस मॉडल ये बनाकर वो एक अच्छा दिखे, स्वच्छता रहे, गाँव भी अच्छा दिखे, इस तरह के कुछ नॉर्म्स अंदर डालकर और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश में हम काम कर रहे हैं। श्री रॉबर्ट बोर्ड्स।
Thank you, Honorable Speaker, sir. In my constituency, a nationally important river, namely Tamarabarani, is highly polluted by house waste and industrial waste, sir. A public interest writ petition also is pending before the Honorable High Court Madurai bench. The Honorable judges also visited these spots and also accompanied with them. The Honorable Tamil Nadu Chief Minister allocated 200 crores for this noble cause. I met the Honorable Jal Shakti Minister several times and submitted a request, and he also promised me that necessary funds will be allocated from Swachh Bharat Gramin and Swachh Bharat Urban. My specific question through you, sir, how much fund so far allocated by the Union government for protecting the river Tamarabarani from pollution, and what are the proposals with the Union government for protecting the river Tamarabarani from pollution? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, आज का जो प्रश्न है एसबीएम का, उसके साथ ये जल शक्ति में नदी का प्रश्न सुसंगत नहीं है। फिर भी वो जब भी मुझे मिले थे, हमने कहा था कि सरकार की ओर से जो डीपीआर आएगा, वो डीपीआर के आधार पर हम काम करेंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीति है कि अगर अपने स्टेट में काम करना है तो हम उसको 50% निधि भी देते हैं, और अगर दो राज्यों के बीच में नदी है और उसके ऊपर कुछ काम करना है तो हम 10 और 90 का भी हमारे पास व्यवस्था होती है। और डीपीआर आएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे, उनको जवाब जरूर देंगे। हम उसके साथ फॉलोअप कर रहे हैं। श्री मुकेश दलाल। For allowing me to ask supplementary questions. सर, अपने 50 साल के शासन में देश को स्वच्छ करने का किसी को आया नहीं, और ये काम भी मोदी साहब को ही आखिर करना पड़ा। और इन्होंने ऐसी सफाई की, ये सफाई हम देख रहे हैं, और अभी काफी कुछ सफाई बाकी है, वो 2047 तक हो जाएगी। प्रश्न क्या है? My supplementary question is that the Swachh Bharat Mission Gramin has been pivotal in transferring rural situation with over 11 crore individual household latrines constructed nationwide. However, as per the Jal Shakti Mantrayal report, 61% community sanitaries are fully functional. Given that these facilities are essential for sustainable sanitation, especially in public spaces and marginalized communities, what institutional mechanisms are being established to ensure the continuous operational viability of CST? And additionally, is the ministry considering a dedicated fund for Gram Panchayat to ensure regular upkeep and prevent these crucial assets from falling into despair? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, जो सम्मानीय मेंबर ने जो पूछा है, उनको बताने में मुझे हर्ष है कि उन्होंने पहले ही कहा कि बहुत ज़्यादा काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के समय में हुआ है। पहले ही 5 साल के अंदर 10 करोड़ टॉयलेट का निर्माण, और सेकंड इसमें भी करीब 11.84 करोड़ ये टॉयलेट अभी तक बन गए हैं। और उसको ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए भी अलग से फंड हमारे पास है, और उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। मगर उसको अगर मेंटेन करना है तो उसकी जवाबदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। हमारा मंत्रालय की ओर से हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं, बनाने के लिए दे रहे हैं, मगर उसको मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ से कोई फंड नहीं जाता, और राज्य सरकार अलग अलग जगह से वो फंड करके या लोगों से कर लेकर उसमें से वो सफाई करके मेंटेन कर सकते हैं। उनको उसी में करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 383 विष्णुदत्त शर्मा। क्रमांक 383। माननीय मंत्री महोदय, विवरण पटल पर रखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका, और मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो उत्तर दिया है वो विस्तृत तौर पर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जो उत्तर उन्होंने दिया है उसमें मध्य प्रदेश के अंदर 9,60,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास अभी तक मिले हैं। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस प्रकार पहले की इस योजना के प्रकार की योजनाओं से भिन्न है। गरीबों, आदिवासियों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के और देश भर के कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से सदन को भी अवगत कराना चाहूँगा, हर व्यक्ति का अपना सपना होता है कि अपना खुद का मकान हो। हर गरीब का सपना होता है कि अपना खुद का आवास हो, जिस पर वो सुकून से रह सके, उनका परिवार सुकून के साथ रह सके। और इस सपना को पूरा करने का काम किया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई और लाखों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया। जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि 2000 पहले की सरकार ने शहरी विकास के नाम पर केवल खाना पूर्ति किया गया, योजनाएं केवल कागजों में सिमट करके रह गई, गरीबों को लाभ नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े आपके सामने बताना चाहूंगा। हमारे आंकड़े हमारे सामने एक कठोर सच्चाई रखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 6.54 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। यह आंकड़ा हमें उस विशाल चुनौती की याद दिलाती है जो शहरी गरीबों के सामने एक ऐसा जीवन जहां न पक्की छत थी, न पानी था, न सम्मान की कोई गारंटी। और हमारी सरकार ने इन चुनौतियों को न केवल स्वीकार किया बल्कि इसे अवसर में बदला। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधा आप ऑल वेदर पक्के मकान आवास उपलब्ध कराने का काम कर रही है। क्योंकि यह एक मांग आधारित योजना है, ऐसे में केंद्रीय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने घरों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं, बल्कि राज्यों से प्राप्त मांगों को हम पूरा करने का काम किए हैं। विष्णुदत्त जी, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लगभग 60% घर बीएलसी बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन के तहत बनाए गए हैं, जिसके तहत लाभार्थी के पास अपनी जमीन होनी चाहिए। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो में, पन्ना, कटनी और खजुराहो छतरपुर में ऐसे कई क्षेत्रों में गरीब शहरी परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है। क्या सरकार यहां इनसाइड स्लम पुनर्विकास योजना के तहत उन घरों को मंजूरी देने पर विचार कर रही है ताकि भूमिहीन गरीबों को भी इस योजना का लाभ मिल सके? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर इस योजना का प्रारंभ किया है, तो अन्य शहरों में भी इस योजना को प्रारंभ करेंगे क्या? मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से इसको आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के 9 साल के अनुभव और उसके सफलता के बाद हमने सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य है कि अगले चरण में 1 करोड़ लाभार्थियों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इनके 4 वर्टिकल्स हैं। इन चारों घटकों के माध्यम से हम लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराएंगे। पहला है लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी, जहां जमीन वही मकान। दूसरा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में किफायती आवास एएचपी, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के साथ किफायती किराए का आवास। और चौथा, ब्याज सब्सिडी योजना। इन 4 वर्टिकलों के माध्यम से हम आवास उपलब्ध कराएंगे। अब तक 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस मिशन के साथ जुड़ चुके हैं और 6.75 लाख आवासों को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहा है, मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सदस्य को और मध्य प्रदेश सरकार को। मध्य प्रदेश में जहां तक ISSR का सवाल है, तो यह कंपोनेंट योजना के पहले चरण में था। दूसरे चरण में राज्य सरकारें लाभार्थियों को किसी भी उपलब्ध 4 कंपोनेंट में से उसको लाभ दिला सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय। सुधाकर सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बक्सर और कैमूर जिला में अब तक कितनी केंद्रीय सहायता राशि आवंटित की गई और कितने घर बनाए गए? क्योंकि इन जिलों में भारी संख्या में शहरी गरीब आबादी अभी भी पक्के घरों से वंचित है, तो क्या सरकार के पास इन क्षेत्रों के लिए कोई विशेष आवंटन या केंद्रीय योजना लाने का प्रस्ताव है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न आया है
पन्ना, कटनी और छतरपुर जिले के संबंध में पूछा गया है। माननीय सदस्य अलग से कोई जानकारी चाहते हैं तो अलग से जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद। 383 श्री विष्णु, क्वेश्चन नंबर 384 श्री राजकुमार रोत, श्री राजकुमार रोत। प्रश्न संख्या 384। Sir, answer has been placed on the table of the House. अध्यक्ष महोदय, कीर्ति आजाद जी, आपको इसी समय 3 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दे दिए हैं। रोज थोड़ी मिलेगा, नए नए लोगों को मिलता है। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। मैं उम्मीद करूंगा ऊर्जावान मंत्री हैं और अवश्य सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, तो अवश्य कुछ बदलाव लाएंगे। मेरा क्वेश्चन लगाने का उद्देश्य ये था कि एक ही फ्लाइट है, उस फ्लाइट से हम दोनों जा रहे हैं। आपका टाइमिंग अलग है बुकिंग करने का, मेरा टाइमिंग अलग है, लेकिन गंतव्य एक ही है। और जो लागत है इसमें इतना डिफरेंस आता है, तो उसको लेके सरकार का क्या उद्देश्य है? आज एक ही टाइम में कई बार देखा है कि एक ही ऐप से, मतलब अलग अलग ऐप से एक ही टाइम में हम बुकिंग करते हैं। तो मैंने बुकिंग किया, उस पे 10,000 बताएगा, और आपने उसी टाइम पे बुकिंग किया है तो वो 15,000 12,000 तक बताएगा। तो और बताया गया है कि भारतीय एयरलाइंस द्वारा निर्धारित किराए को सरकार विनियमित नहीं करती है। और फिर बताया कि एयरलाइंस को कीमत निर्धारण करने का स्तर दिए गए हैं, तो कितने स्तरों में कीमत निर्धारण की जा रही है? सेकंड नंबर मेरा क्वेश्चन है। आप सेकंड सप्लीमेंट्री पूछना माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, the question is directly related to the airfares, and on multiple times also we have discussed about this, and I would like to also highlight that the airfare system presently is a dynamic fare system. So based on, we want the airlines to compete with each other, and this is an international procedure that is followed. All the countries have kept it in a dynamic airfare system, sir, and which our country is also following. So we don't fix the airfares, but we let the airlines decide based on the demand. And wherever we see that the airfares are rising or there is an increase in the airfare, it is because of the higher demand in that sector, in that route. And specifically, if you ask about the online booking, there is the online ticketing agencies. There are the online ticketing agencies which charge additional fee for the service that they do. But whereas the airlines sell the tickets directly, with which they have set the base price, and for this, the airlines, they have their own websites, they have their own selling agencies, and then there are the online ticketing agencies, he's talking about the online ticketing agencies, because purchasing it online, when it is not like that, sir. It has to be based on the demand. That is how the airfares, the airlines is deciding right now. Honorable member supplementary. अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का जो जवाब आया है, मैं नहीं, पूरा सदन भी संतुष्ट नहीं है। मतलब ये है कि सीधा सा लूटमारी करे एयरलाइंस, मर्जी आए वो करे, इसके लिए सरकार गंभीर नहीं। ये हो गया। आप बताते हो कि विमान नियम 1937 के नियम 135(1) के प्रावधानों के तहत परिचालन लागत, सेवाएं आदि टेरिफ निर्धारण के लिए स्वतंत्र है। मतलब जो नियम बना है 1937 के अंदर, आप और ये सदन पूरा कहता है, वर्तमान सरकार की द्वारा कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाए गए वो बदलेंगे, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि हम 1937 में जो कानून बनाए हैं वो स्वतंत्र कर रखा है टेरिफ। तो ये जो अंग्रेजों ने जो लूटने का, तो वही चीज आज सारे कानून बदले जा रहे हैं, तो ये कानून क्यों नहीं बदला जा रहा है? इसके सरकार का प्रतिबंध क्यों नहीं लगाई जा रही है सरकार? सर, the rules have originated at that time, but we continuously change according to the feedback, and whenever there is necessary, it keeps getting updated. And when it is regarding the airfare, sir, it has been continuously come under discussion also, and from the ministry, we have been committed to create an affordable system in the country. That is our commitment to the nation also, and that is how we have started the UDAN scheme. The whole purpose of UDAN scheme was to create affordable network in the country. Please listen to me. Please listen to me and let me explain the situation. Sir, there is a tariff monitoring unit in the DGCA which looks after the airfares prices. And the tariff, there is a tariff sheet which the airlines have to provide to the DGCA before the start of every season.
And the way the rules were there before, there was a provision for the airlines to change the fares at any given point of time. But after verifying it thoroughly, we have brought in a system that at the start of every month, they have to give us the tariff sheet at the beginning of the month. They can't change it for the entire month. This is one change that we have brought in. And the way airfares are done, sir, 45% is because of the airfare fuel. The ATF takes up 45% of the airfare prices. And there are some states which are charging up to 29% VAT on the ATF. And Tamil Nadu is one such state which has the highest ATF in the country, sir. And I would request, I have written to all CMs in the country that they have to reduce it. There are 15 states which have reduced it below 5%. There are 10 states which have kept it below 5%. There are some states which are still taking. When they are talking about airfares, I would request the honourable members of those representing states to find out how much ATF the states are charging and bring it down. Because 45% of the airfare prices is because of the ATF and the VAT that is charged. Raja. Sir, I passionately hear the Honourable Minister. There is a dynamic system globally. The same system. आपने देर रखा जब भी बोलने का मौका दिया है. Yes, sir. Same महाराज जी देर नहीं रखते हैं तो इनको मौका नहीं मिलेगा. Sir, same system is being followed. Sir, I can suggest another mode. When you are injecting the competition in the sector, automatically the tariff will come down. This is the difficulties we are facing, no doubt. Honestly, we are admitting. But other issues is, like in telecom sector, when you are injecting more operators, tariff will come down. That happened in this country. What prevented the ministry to inject the more competition in the sector, then automatically the tariff will come down. Is there any honest attempt that has been made by the government? Sir, the market is completely open. The other side of it is we are not restricting any airline to not operate in the country also. We want more airlines to come in, and that has been a constant objective of the government to see more and more airlines. And with the beginning of the Udan scheme, we have seen smaller airlines also coming into picture. Now people who can handle 9-seater aircraft, 18-seater aircraft, 40-seater aircraft, these were not there before. But with the starting of airports in the smaller sectors, tier 2 cities, tier 3 cities, lot of these smaller airline operators who can have 2 planes, 3 planes, they have also come into picture. But I agree with the idea that we need more competition. This is simple economics, sir. More competition, more flights, definitely the tariff is going to come. Now, under the leadership of our Honorable Prime Minister, Sir Narendra Modi ji, the way aviation has increased in the last 10 years, no other country you can show me where the number of airports have increased up to 89, from 74 to 159 airports. And a lot of the MPs are also benefiting from that, sir. They have got an airport very nearby to their constituency also. Now, what we have to improve is the connectivity. And there are only certain number of planes in the country, sir. In 2014, we used to have around 340 planes. Now, at least we have increased the number up to 840. And the number of orders that are pending today are up to 1,700 planes. Why would they order 1,700 planes if there is no demand in the country? The way aviation is growing, sir, every year the growth of passenger capacity is more than 10%, which no other country is able to grow at this stage. Now, the most important thing is to get more airline fleet in the country, and we are doing our best. We are giving whoever is trying to come and operate in this space, we are trying to facilitate. We are making it much more easier for them to come, take permissions, to get the planes to operate also. And one important thing, sir, I would like to expand on this because it continuously comes for discussion. What else are we doing so that we can have more planes? Now the leasing industry, sir, it has become that the airlines, when they are not willing to buy planes nowadays. They want to lease the planes because that will reduce the cost burden on these airlines also. Now, airlines, when they lease it, they are doing it from international destinations like Ireland is there, Dubai is there, Singapore is there. But Narendra Modi ji has this idea that why can't we set up the leasing industry in the country only? And today we are proud to say that, sir, we have Gift City, which is trying to create such an ecosystem where we have already leased out more than 200 of these planes and 200 entities from that are going around, sir. And based on that, we are also bringing in a law which ratifies the Cape Town Convention, which is going to reduce the leasing cost by 8 to 10%. When it becomes much more easier for these aircraft owners, sir, I'll just finish. When it becomes more easier for these airlines to lease these airplanes, then definitely the cutting down of the leasing cost is going to
trickle down to the passenger and the airfares also. So we are taking a multiple approach, sir. It's not just capping of the airfares. We are bringing in a system where from all sides, whatever issues are there, we are going to tackle it. माननीय मंत्री जी, बैठिए आप, बैठिए आप। नो, किनका आप पैरवी करोगे? किसका क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन नहीं है? नो, राइट है तो किसको राइट देना तय करोगे क्या? माननीय सदस्य, नो, माननीय सदस्य, कई माननीय सदस्य इस पर सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी भी बहुत ठीक तरीके से उत्तर दे रहे हैं। मैं सदन में लिखे में आधे घंटे की इस पर चर्चा करा दूंगा, क्योंकि कई माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं। श्री गणेश सिंह जी 1 मिनट पूछ लें। मैंने बोल दिया उस पर आधे घंटे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी के 100 हवाई अड्डों को देसी हवाई उड़ान सेवा में शामिल करने का जब एक पहल हुई थी, तब हमारे लोकसभा क्षेत्र सतना को भी उसमें शामिल किया गया था। मुझे खुशी है कि RCS उड़ान में हमारे हवाई अड्डे को शामिल किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसके हवाई अड्डे के मरम्मत के लिए पैसे भी दिए। टर्मिनल पॉइंट बन गया, 1200 मीटर रनवे बना है, बाकी 1850 मीटर का रनवे है, वो बल्कि छोटा हो गया बड़ा होने की बजाय। तो मेरी मांग है उसको पूरा किया जाए और उसमें कोई अतिक्रमण नहीं है और उसमें हवाई परिचालन शुरू किया जाए, उसका उद्घाटन कराया जाए। मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कब तक इस प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। धन्यवाद। सतना को सर हमने उड़ान स्कीम के तहत हमने डेवलप किया था सर, और बिल्कुल वो इनॉग्रेशन के लिए भी अभी रेडी है। प्रधानमंत्री जी जैसी डेट देंगे तो जरूर उसका उद्घाटन भी हम करेंगे। और कनेक्टिविटी के लिए सर उड़ान के थ्रू हम बिड करते हैं रूट को, कि सतना से कहां जाए और कौन सा एयरलाइन आके उसको बिड करेगा। और उड़ान के तहत हम अफोर्डेबल प्राइसेस रखने के लिए हम वाइबिलिटी गैप फंडिंग भी देते हैं। जैसे ही कोई एयरलाइन आएगा, ATR एयरक्राफ्ट हो जो 70 सीटर 80 सीटर का होगा, या फिर एयरबस हो जो 180 सीटर का होगा, उसके हिसाब से जो एयरलाइन बिड करके वहां पे आएगा, उसके हिसाब से रनवे लेंथ का भी हम आगे बढ़ाएंगे सर। रनवे का हर बार यही होता है, जब एक्सपेंशन का हम देखते हैं जमीन का ही थोड़ा सा इश्यू रहता है। अगर जमीन मिल जाए तो जरूर उसका एक्सपेंशन भी हम करेंगे। धर्मेंद्र यादव फिर करेंगे। धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, उड़ान स्कीम के तहत अभी 2024 के फरवरी के महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाके आजमगढ़ के हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया, और हवाई अड्डे के उद्घाटन करने के बाद लखनऊ की एक फ्लाइट भी चलाई, आजमगढ़ लखनऊ। कुछ ही दिनों के अंदर अध्यक्ष जी वो फ्लाइट भी बंद हो गई। मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध है कि जब जिस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं शुरू किया हो, कम से कम उन योजनाओं के बीच में तो न रुके, इसका ख्याल तो माननीय मंत्री जी आपको और माननीय मंत्रियों को रखना चाहिए प्लीज। साथ ही साथ अध्यक्ष जी मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री से प्रार्थना है, आजमगढ़ के लोगों का ज्यादातर व्यवसाय व्यापार मुंबई है और देश की राजधानी के महत्व को आप समझते हैं। इसे माननीय मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आजमगढ़ से मुंबई और आजमगढ़ से दिल्ली उड़ान स्कीम शुरू की जाए। माननीय मंत्री जी करेंगे या नहीं करेंगे? केवल प्रधानमंत्री जी की घोषणा रह जाएगी या मंत्री जी उस पर सच्चाई से जमीन तक लाएंगे? इस बात का मंत्री जी स्पष्ट जवाब चाहिए। सर हमारा कोशिश हर बार यही रहता है कि जो भी एयरपोर्ट उड़ान के तहत शुरू होता है उसका कनेक्टिविटी भी तुरंत ही चालू करे। बट एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड करती है, उसी के लिए उनको एंकरेज करने के लिए इसमें आने के लिए हम वाइबिलिटी गैप फंडिंग भी देते हैं। जिस तरह से आजमगढ़ लखनऊ का था, लखनऊ में एक इशू है, वहां पे एयरपोर्ट का एक्सपेंशन वो काम चल रहा है, तो इसलिए लखनऊ की कनेक्टिविटी में थोड़ी सी बाधा पहुंची है। पर जरूर हम एयरलाइन से बात करके तुरंत एक तो लखनऊ दिल्ली के लिए आप जो भी लिस्ट देंगे जरूर हम एयरलाइन से बात करके उसको बिडिंग में भी रखेंगे। आजमगढ़ उड़ान का एयरपोर्ट है तो जरूर उड़ान के स्कीम के तहत उसके कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से मंत्रालय से कोशिश करेंगे। कल फ्राइडे को इस विषय पर प्राइवेट बिल है, सभी सदस्य यहाँ रुके हैं और अपना विषय रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 385 श्री हनुमान बेनीवाल। सर क्वेश्चन नंबर 385 क्वेश्चन नंबर 385। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी,
उत्तर सभा के पटल पर रखा गया। हनुमान जी सर क्वेश्चन नंबर 385 रख दिया, आप पूछे जवाब। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 में थोक एलपीजी परिवहन के लिए आमंत्रित की गई निविदाओं में एलपीजी ट्रांसपोर्ट करने का काम उन्हें भी दे दिया गया जो एमएसएमई के अधिनियम, न्यायालय आदेश और लागू विनियमों की अनुपालना करने में विफल रहे। न्यायालय के स्थगन आदेश की आड़ में प्रभावशाली और अपात्र ट्रांसपोर्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और मंत्रालय बिना पढ़े अपना पूछा करो क्वेश्चन। मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। चलाते रहे मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसी क्रम में मैं आपके माध्यम से पहला सप्लीमेंट्री सवाल में मंत्री जी से कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आपने जवाब में कहा कि एमएसएमई के अंदर जो ट्रांसपोर्टर पात्र नहीं थे उनमें से कई लोग न्यायालय से स्थगन आदेश ले आए, इसलिए उनके प्रचलन जारी रखने की बात कही। मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2018 के इस मामले में माननीय न्यायालय ने एमएसएमई में जो पात्र ट्रांसपोर्ट नहीं थे उनके पक्ष में दिया गया स्थगन आदेश क्या आज तक प्रभावी है, जो उन्हें लगातार प्रचलन की अनुमति है, और यदि स्थगन आदेश टूट गया तो उसके बावजूद ऐसे ट्रांसपोर्टरों को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अफसरों ने उन्हें किस आधार पर काम दे रखा है, बताने का कष्ट करें मंत्री जी आप। माननीय अध्यक्ष जी, 2018 आज से 7 वर्ष पहले ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो प्राइवेट सेक्टर में भी होती हैं और पब्लिक सेक्टर में भी होती हैं, उन्होंने कोई टेंडर इशू किया था, उसके बारे में प्रश्न है। 7 वर्ष पहले, और उस वक्त जो टेंडर इशू किया गया था उस टेंडर में एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो होती हैं, उसकी एक मंत्रालय है। उस मंत्रालय ने 2012 में एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी कि सरकार में जो भी प्रोक्योरमेंट होती है गुड्स और सर्विसेज की, उसमें 20% रिजर्वेशन होनी चाहिए छोटी कंपनियों के लिए। उसकी परिभाषा ये है एमएसएमई जिनका 2 करोड़ का व्यापार हो। अब 5 करोड़ हो गया। उस समय 2 करोड़ था, और मैं उसके आगे बताता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि एमएसएमई के अलावा भी कुछ कंपनियों को अवार्ड किया गया, पर एमएसएमई की तो रिजर्वेशन सिर्फ 20% थी। तो ये कहीं नहीं कहा गया एमएसएमई मंत्रालय की गाइडलाइंस में कि 100% होनी चाहिए। पर उस समय जो सवाल उठी थी, ऑनरेबल मेंबर पढ़ रहे थे तो मैंने सुना नहीं कि उन्होंने ये बात कही। सवाल ये उठता है कि उस समय जब कुछ लोगों ने इस पे चिंता व्यक्त की, उन्होंने ये कहा कि ये एमएसएमईज जो हैं उनको आउट ऑफ टर्न मिल गया है या उनको नहीं मिलना चाहिए था। और ऐसा है कि उससे पहले माननीय अध्यक्ष जी, ये जो ट्रकिंग व्यापार है इसमें 25,000 ट्रक चला करते थे। जब 2018 का टेंडर फ्लोट हुआ तो उस समय 23,000 ट्रक थे। तो क्योंकि एमएसएमईज के लिए पहली बार 2012 के बाद रिजर्वेशन आई, तो कई लोगों को उनका जो नंबर ऑफ ट्रक्स थे वो कम हो गए, क्योंकि एमएसएमईज के 20% को दिया गया। तो हुआ उसके बाद ये कि कुछ लोग आए हमारे पास, जो भी मंत्रालय। माननीय मंत्री जी, ये तो बताओ, ये संसद के स्तर का प्रश्न है क्या? ये है ही नहीं, तभी तो मैं आपका ये तो कंपनियों ने दिए। ये महारत्ना कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर पिछले 3 साल में, जिनका मुनाफा 5,000 करोड़ से अधिक है, और ये तो कंपनियों ने, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरा सवाल पहले भी 4 नंबर पर आया था, उस दिन चला नहीं हाउस। अध्यक्ष महोदय, वो दूसरा सप्लीमेंट्री मंत्री जी से पूछ रहा हूँ, आपकी बात ढंग से सुन लेना आप, है ना। 2018 की निविदा को मंत्री जी ने वर्ष 2023 में 2 वर्षों के लिए बढ़ाने जुड़े सवाल के क्रम में जवाब दिया। वो ठीक तरीके से नहीं, गुमराह करने वाला, क्योंकि यदि सभी ट्रांसपोर्टरों ने वास्तव में विस्तार के लिए सहमति दी थी तो कुछ ट्रांसपोर्टरों ने मद्रास उच्च न्यायालय में विस्तार को चुनौती देने वाली रिट याचिका क्यों दायर की? यह स्पष्ट असंगतता ओएमसी द्वारा की गई धोखाधड़ी को छिपाने के भयावह प्रयास को उजागर करती है। मेरा सवाल है कि 2018 की एलपीजी बल्क परिवहन की टेंडर प्रक्रिया, उसके बाद दिए गए कार्य आदेश तथा एमएसएमई में जो ऑपरेटर पात्र नहीं थे उन्हें भी काम देना, और फिर टेंडर विस्तार करने से जुड़े मामले में लगातार हो रहे भारी करप्शन, नियम विरुद्ध किए जा रहे विस्तार, और
इस जुड़े पूरे मामले की जांच सीबीआई या किसी केंद्रीय एजेंसी से करा के, एक सेकंड सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के दोषी अफसरों के खिलाफ एक माननीय सदस्य, आप पूरा का पूरा पढ़ा नहीं जाता यहाँ पे। आवश्यक हो तो कागज दिया जाए। और माननीय सदस्य, आप एडवाइजर मत बनिए, चलिए बैठिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो 2018 में कंपनियों ने टेंडर फ्लोट किया, सरकार ने नहीं किया, जो कंपनियों ने टेंडर फ्लोट किया वो 5 वर्ष के लिए था, और वो टेंडर में यह भी लिखा गया था कि अगर कंपनी को, और आप सरकार ने कोई फ्लोट किया था क्या? नहीं, हमने कभी फ्लोट नहीं किया। और ये जो बात कर रहे हैं उनको ये भी बता दें, अगर मंजूरी हो कंपनी को, टेंडर को दोनों ने सहमति के साथ एक्सटेंड किया, उसके बीच में 2018 और 23 के बीच में 2 साल महामारी का सामना करना पड़ा, कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं हुई। इसमें कई कारण है। तो मैं समझता हूं कि माननीय ऑनरेबल मेंबर, सारे मेंबर का हक बनता है कोई भी सवाल पूछे, पर जो भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जोधपुर हाई कोर्ट का अभी भी स्टे है इसमें, मद्रास हाई कोर्ट ने इसकी जांच की है और उन्होंने कहा इसमें कोई मैलाफाइड नहीं है। ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है मैं माननीय ऑनरेबल मेंबर को भिजवा दूंगा। और मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट 7 साल पहले का इतनी। क्वेश्चन नंबर 386 श्री कुंदरू रघुवीर। यस सर, इधर है सर। Thank you, Speaker, sir. Sir, in our district... प्रश्न क्या बोलिए आप? 386, sir. माननीय मंत्री जी। The answer is being laid on the table of the House, sir. माननीय सदस्य, honorable member. Sir, for our district ODOP product, one district, one product, sweet orange is being identified, sir, but there is a commercial limitation for that. So, because of its limonene content, high limonene content in that, sir. So, if there is any government has any plans to collaborate Central Food Technological Research Institute or any processing technology, if it can be developed, so it can be commercially viable, sir. Sir, this was the question that was asked by the honorable member, and the reply has been given in detail. Sir, as we all know, that in the federal structure of our country, agriculture is a state subject, and this is specifically related to the production quality. It's not related to the processing. It's related to the production quality, which brings in these commercial limitations. Having said that, sir, ODOP is a subject in which a product is being selected. It is a scheme that's being floated by the central government, in which the product is being selected, is referred by the state government, that is given by the state government only, that in particular district which product state government recommends, that is being selected as ODOP. If any changes that the state government recommends, that would definitely be taken into consideration. Having said this, sir, there are a couple of schemes that's been floated by the central government. I would want to bring this on record through the honorable member and through you, sir, so that this can be conveyed to the state government as well. There are multiple schemes that have been floated by the central government, in which, sir, specifically for these, the micro enterprises, you know, there's a scheme of PMFME, in which the central government has released an amount of 127.74 crores, in which a matching share from the state has to be released, which is equivalent to 61.46 crore. That means a total of 189.20 crore is what is there with the state government, in which they can suggest processing, they can suggest how to improve the quality of the production. But unfortunately, sir, I just want to bring this on record, but unfortunately, only 88.87 crore that is being utilized by the state government as of now. If they really utilize the complete amount, I think we can always work on the R&D also of the produce, and also how can we increase the commercial expansion of the product as well. Thank you, sir. Honorable Member Supplementary. No. Question number 387, Sri Jia Ul Rahman
श्री छोटेलाल, माननीय मंत्री महोदय, It has been laid on the table of the House, sir. क्वेश्चन नंबर 388 श्री खलीलुर रहमान, माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 389 श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। क्वेश्चन नंबर 389 उत्तर पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य जी, माननीय जल शक्ति मंत्री पाटिल जी ने इसका जो विस्तार पूर्वक जवाब दिया है, इसके लिए मैं इनका आभारी हूं। सदन में माननीय अच्छा, आप सदन में पास में रहने के बाद भी सदन में क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये जो बांध होते हैं सर, उनमें से डिसिल्टिंग करने के कामों को बढ़ावा देने से उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऐसा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी राजकोट में आज ही बंद है, जिस पर माननीय सदस्य मंत्री के हाथ में गले में हाथ मत डालो, सीधा कर लो। तो उसी आजी बांध को डिसिल्ट करके और उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर कोई योजना है तो उसके बारे में बताएं। और ऐसे महानगर राजकोट के लिए इसके अलावा भी पानी की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है तो माननीय मंत्री श्री बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, राजकोट एक ऐसा शहर है कि जहां पर पानी की बहुत किल्लत थी। कभी ऐसा समय था कि करीब 15 दिनों के बाद वहां पीने का पानी मिलता था। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने एक 100 की योजना बनाई थी और नर्मदा से जो जल उन्होंने कच्छ तक पहुंचाया था, इसके कारण आजी डैम जो एकमात्र राजकोट के लिए साधन था, व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से अभी भर गया है, भरा रहता है। क्योंकि जब भी खाली हो जाता है तब उसको 100 की योजना में से या नर्मदा में से पानी मिल जाता है। उसके कारण अभी पानी की किल्लत नहीं है, वहाँ पर पूरा पानी अवेलेबल है। और मैं माननीय हमारे सदस्य जी जो हमारे नेता है उनको भी बोलना चाहूँगा कि उनके यहाँ जो राजस्थान में राजकोट में जिस तरह से अभी काम हो रहा है, वहाँ पर जो एनजीओ काम कर रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो जल संचय, जन भागीदारी, जन आंदोलन की बात है, तो सबसे अच्छा काम वहाँ पर जो एक एनजीओ है वो कर रहा है। और उसके कारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बड़ा काम वहाँ हुआ है। वहाँ पर पानी की कोई भी किल्लत नहीं होगी। और हम कह सकते हैं उसको डिसिल्टिंग करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जितना चाहिए पानी उतना मिल जाता है। तो उसके ऊपर अभी कोई योजना बनी नहीं है। धन्यवाद। माननीय रूपाला जी। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जिक्र किया जल संचय का, ये बात सही है कि वहाँ गिर गंगा करके एक एनजीओ है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आजी बंद है सर, उसमें शहर का गंदा पानी मिल रहा है, तो उस पानी को यदि आपकी किसी योजना के तहत उसी में से बाईपास करने की कोई योजना सरकार, राज्य सरकार के साथ और कॉरपोरेशन के साथ मिलकर करना चाहती है या? जी, सदस्य जी का जो निवेदन है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि राज्य सरकार को कहकर वो एक डीपीआर बनाकर भेजे। अगर ऐसा कोई गंदा पानी जाता होगा तो ऐसा कोई पानी नदी में ना जाए या डैम में ना जाए, उसकी हम पूरी व्यवस्था राज्य सरकार के साथ, उनके सहयोग के साथ हम जरूर करेंगे। हम टेक्निकल सहायता भी देंगे और आर्थिक व्यवस्था भी उसके अंदर भी मदद करेंगे और ये प्रश्न हल कर देंगे। श्री एन.के. प्रेमचंदन। Okay, so thank you very much, sir. So my question relates to the rejuvenation of the water bodies which are being polluted by the industries. So a detailed answer has been given in 388 and 389. And there is a national river conservation plan and also rejuvenation of the wetlands. Also, two centrally sponsored schemes are there. My specific question to the Honorable Minister is whether the Ram sites which are being declared in the Ramsar Convention, in Kerala there are three lakes
which are approved by the Ramsar Convention, that is Ashtamudi Lake in Kollam, Shastangota Lake in Kollam, and the Vembanad Lake in Alappuzha. Whether the government will consider necessary action plans so as to rejuvenate all these water bodies from the pollution, and a master plan will be made so as to rejuvenate all these water bodies which are declared as the Ramsar site importance. Thank you very much, sir. माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य जी का जो प्रश्न है, और अगर राज्य सरकार की ओर से कोई डीपीआर बनाकर या भेजेंगे तो हम जरूर उसके ऊपर काम करेंगे। उसके ऊपर नजर रखने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से 2017 से काम शुरू हुआ है और 7 साल के अंदर करीब 4,000 जो निकायों को ठीक करने के लिए, उसके अंदर जो पोल्यूशन डायरेक्ट जा रहा था उसको रोकने के लिए भी काम हुआ है। पूरे देश के अंदर जो गंगा नदी के अंदर भी करीब 63 पावर प्लांट है, उसको भी नोटिस दी गई है कि वो नदी से सीधा पानी ना ले, टर्सरी ट्रीटेड वाटर ही ले और अपना पानी उसके अंदर ना छोड़े। हम कोई भी हालत में अगर कोई इंडस्ट्री पानी अंदर छोड़ना चाहेगा तो जीपीसीबी यानी स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर हम उसको रोकेंगे। अगर उसको ट्रीट करके ही छोड़ना है तो वो भी करेंगे। और जो माननीय सदस्य जी का जो है तो उसका डीपीआर आएगा तो उसके ऊपर हम जरूर बहुत जल्दी से काम करेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री राजेश रंजन, एडवोकेट चंद्रशेखर, श्री वीरेंद्र सिंह, मनीष तिवारी, सौगत राय, गौरव गोगोई, कोडी कुनेश। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई। आइटम नंबर 2 श्रीपद यशो नाइक।